कच्चा चिट्ठा ब्रेकिंग के जरिए इंडी गठबंधन से शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर जबरदस्त खींचतान और एक दूसरे पर दबाव बनाने की राजनीति बेहद तेजी के साथ छिड़ गई है। बैठक बेनतीजा रही, ना ही सीट शेयरिंग पर कोई बात आगे बढ़ी और ना ही प्रधानमंत्री पद पर किसी तरह की कोई सहमति बनी। एक तरफ ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि गठबंधन करना है तो 1 जनवरी से पहले सीट शेयरिंग का खाका तैयार करो, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पद को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार का नाम उम्मीदवार के तौर पर उछाला जा रहा है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के रुख पर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब तक गठबंधन में संयोजक ही तय नहीं हो पाया है, तो ये मनभेद सीधे सीधे तौर पर नजर आ रहा है। 3 राज्यों में ताजी हार के बाद कांग्रेस भारी दबाव में नजर आ रही है और ममता बनर्जी ने 2-2 कह दिया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों से ही संतोष कर लेना चाहिए। ऐसे में सीट शेयरिंग की चुनौती ही फिलहाल सबसे बड़ी नजर आने लगी है। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की महाविजय ने 2024 के चुनाव में विपक्ष के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जब विधानसभा चुनाव में मोदी का ब्रांड इस तरह विपक्ष को खत्म कर रहा है, तो लोकसभा चुनाव में जब मोदी खुद अपने प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव में उतरेंगे, तो उस समय विपक्ष की हालत क्या होगी, ये समझ पाना मुश्किल नहीं है। लेकिन विपक्ष अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा। विपक्ष अपने ही गठबंधन के अंदर एक दूसरे के साथ शहमात और शतरंज के खेल में जुटा नजर आता है। करीब 2.5 महीने के बाद इंडी गठबंधन की अहम बैठक हुई है, लेकिन इस अहम बैठक में अब भी ये तय नहीं हो पाया है कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी। पूरे देश के राजनीतिक मोर्चे पर इस वक्त चौतरफा जंग लड़ी जा रही है। एक तरफ संसद के अंदर 140 से ज्यादा सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया है, दूसरी तरफ विपक्ष के एक सांसद देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ की न सिर्फ नकल उतार रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी इस मिमिक्री की मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तीसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के व्यवहार पर बयान जारी कर विपक्ष की निंदा कर रहे हैं और राजनीति के चौथे मोर्चे पर इंडी गठबंधन के अंदर क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है। आखिर संसद परिसर में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने पर किस तरह का राजनीतिक संघर्ष छिड़ गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया दी है, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली में हुई इंडिया अलायंस की उस बैठक का, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन बनाने की कठिन चुनौती का सामना कर रही है। 3 दिसंबर के नतीजों ने पूरे विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया था और खासकर कांग्रेस पार्टी को तो संभलने का मौका भी नहीं था। इसीलिए दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक में देश के हर वो बड़े नेता शामिल हुए जिनके मन में बस एक ही संकल्प है, किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बाहर करो। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि इसमें अच्छा प्रदर्शन करके वो सहयोगी दलों के सामने ठसक के साथ अपनी बात रखेगी और ज्यादा से ज्यादा सीट बंटवारे में हासिल कर लेगी।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और बीजेपी के विजय रथ ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। बैठक में सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी आए, अरविंद केजरीवाल पहुंचे, शरद पवार बैठक में शामिल हुए। दक्षिण भारत से बड़े चेहरे स्टालिन ने बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा बिहार से लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल हुए और यूपी के मोर्चे पर अखिलेश यादव ने ताल ठोकी। लेकिन विपक्ष के तमाम नेताओं में खास नजरें ममता बनर्जी पर टिकी रहीं। इंडिया गठबंधन की बैठक में सबसे मुश्किल सवाल यह था कि आखिर देश भर में किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाए। कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों से सीट बंटवारे को लेकर मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस मुश्किल में सबसे बड़ा रोड़ा या यूं कहें सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दरअसल ममता बनर्जी चाहती हैं कि सीट शेयरिंग में जिस राज्य में जो दल शक्तिशाली है उसी राजनीतिक दल के मुताबिक उस राज्य में गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा किया जाए। ममता बनर्जी का सीधा सीधा कहना यह है कि बिहार में गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाए, इस फैसले में नीतीश और तेजस्वी को वरीयता दी जाए। महाराष्ट्र में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के फैसले को वरीयता दी जाए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सलाह को अंतिम माना जाए। इसी तरह पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल की सलाह को अहमियत देते हुए सीटों का बंटवारा हो और बंगाल में खुद ममता बनर्जी सीटों का बंटवारा करना चाहती हैं। यानी ममता बनर्जी के हिसाब से गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो। आखिर ममता बनर्जी के सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले में ममता बनर्जी का फायदा कहां है, ये पूरी राजनीति हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए बीजेपी किस तरह विपक्षी दलों के गठबंधन को मोदी की गारंटी के सामने बेहद कमजोर बता रही है। क्लियर कट मिशन और विजन अंडरलाइंस व्हाट इज मोदी की गारंटी। एक तरफ तो मोदी की गारंटी में मिशन और विजन, और दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसी ऐसी तस्वीरें जो लोग एक दूसरे के साथ लगातार लड़ते आए हैं, आजकल वो हाथ में हाथ डाले दल से दल को मिला तो रहे हैं परंतु दिल से दिल नहीं मिल पाते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद की रेस भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। नीतीश के समर्थक नीतीश को पीएम बनाने के लिए पोस्टर लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ममता और केजरीवाल खड़गे को प्रधानमंत्री पद के लिए सही उम्मीदवार बता रहे हैं। लेकिन क्या 2024 तक इस पर कोई सहमति हो पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। आपका नाम प्रपोज हुआ सर, आप कैसे देखते हैं इसको? कौन प्रपोज किया? ममता जी ने। जानकारी आ रही है ममता जी ने। आपसे जानकारी आ रही है सर। हाँ सर, हम तो जानना चाहते हैं ओनली बॉडी को चेहरा यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में उनको पता नहीं, आपको पता है तो आप ही जवाब दीजिए। लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी नाम तय नहीं हुआ है, बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं और मतलब प्रपोजल्स नहीं, वो सब मिल बैठ के बाद में होगा, चुनाव जीतने के बाद होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। मोदी के बड़े पावरफुल राजनीतिक कद के सामने विपक्ष बौना नजर आने लगा है और ऐसे में ममता बनर्जी का सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला कांग्रेस को बेचैन करने वाला है।
दरअसल ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग में सभी क्षेत्रीय दलों की बातों को प्रमुखता से सुनने के लिए कहा है। इससे अगर सबसे तगड़ा नुकसान किसी पार्टी का होगा तो वो कांग्रेस पार्टी है। इससे फायदा ममता बनर्जी का भी है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की बातों को कांग्रेस के सामने रखकर दरअसल वो खुद भी क्षेत्रीय दलों का अगवा साबित कर रही हैं। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के नेता भी अपने प्रभाव वाले इलाकों में ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और ममता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। ममता बनर्जी जिस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को आगे बढ़ा रही हैं, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बंगाल में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इस बार सवाल यह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए रीजनल पार्टियों से तालमेल बिठा पाना आसान नहीं है। Meaning, I don't have any problem if they have the genuine things. But Bengal, you know that they have only 2 seats. But you are open to an alliance with the Congress? No, I am open to talk. I am open to discuss. नहीं, अगर बंगाल का उदाहरण लें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि क्या सीट शेयरिंग में लेफ्ट पार्टियों को जगह मिलेगी या नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तो लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। अगर ममता बनर्जी के फॉर्मूले से सीट शेयरिंग की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बहुत तगड़ा झटका लग सकता है और गठबंधन में यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ी चिंता है। अरे भाई, कुछ नहीं था, फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा फोटो सेशन हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि इसमें अच्छा प्रदर्शन करके वो सहयोगी दलों के सामने ठसक के साथ अपनी बात रखेगी और ज्यादा से ज्यादा सीट बंटवारे में हासिल कर लेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और बीजेपी के विजय रथ ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। चुनाव नतीजों का पहला असर ये हुआ कि 6 दिसंबर को बुलाई गई इंडी गठबंधन की बैठक को रद्द कर दिया गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई। सबसे अहम बात यह है कि इस गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी और ममता बनर्जी बिल्कुल पास ही बैठे हुए थे और ममता बनर्जी का वो पुराना बयान हर किसी को याद है, जब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की असली ताकत राहुल गांधी हैं। यानी तमाम विवादों और खींचतान से आगे बढ़ते हुए गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग कर पाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। A little bit criticism is although here and there, of course, because we are 25-26 parties. Main focus was to finalize the seat sharing. कांग्रेस पार्टी की स्थिति इसलिए भी नाजुक बनी हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है। कांग्रेस ने देश पर दशकों तक हुकूमत की है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबाकर रखना आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी के फॉर्मूले से देखा जाए और दिल्ली का उदाहरण लें तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की ही बात अंतिम मानी जाएगी कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में कितनी सीटें दी जाएं। इस अपमान को क्या कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया, कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं, अभी दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक राजनीति का एक मोर्चा है, लेकिन राजनीति का दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा इस वक्त संसद के अंदर चल रहा है, जहां पर शीतकालीन सत्र में 140 से ज्यादा सांसदों को अब तक बर्खास्त किया जा चुका है
अब कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रही है और प्रधानमंत्री सांसदों के आचरण पर चिंता जता रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री ने किस तरह विपक्ष को आईना दिखाया है? प्रधानमंत्री का पूरा बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए सांसदों की बर्खास्तगी पर विपक्ष के तेवर कितने तल्ख नजर आ रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया है और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा है कि इंडी गठबंधन का लक्ष्य हमारी सरकार को उखाड़ फेंकना है, लेकिन हमारी सरकार का लक्ष्य देश के लिए उज्जवल भविष्य बनाना है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को संयुक्त रूप से संसद में सुरक्षा उल्लंघन की निंदा करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में जरूर करेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी मांग की है कि इंडी गठबंधन इस मुद्दे पर फौरन जगदीप धनखड़ से माफी मांगे। इधर कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी और उनके सब मित्र मिलके जो ड्रामा किया है, उपराष्ट्रपति के जो मिमिक्री किया है, उसका मैं खंडन करता हूं। ऐसे तो ये इंडी गठबंधन जो है एक टूरिंग टॉकीज तो ही है। आप जब एक जगह एक नगर में एक बार, दूसरी नगर में एक बार, ऐसे तो ड्रामा करते हैं, लेकिन ये ड्रामा टॉकीज में अभी मिमिक्री शुरू कर दिया है। इसका व्यवहार देखिए। इफ दे हैव ए गुड सेंस थोड़ा भी है तो माफी मांगना चाहिए। जाट बहुल क्षेत्र माने जाने वाले मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भी कल्याण बनर्जी के व्यवहार को नाकाबिले बर्दाश्त बताया है। देखिए, वो इतना सवाल उठाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो इसके लिए उनको सस्पेंड किया गया ना। सस्पेंड किया तो कुछ तो उन लोग गलत काम कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट रूल्स करना चाहिए काम, वो नहीं करते हैं तो निकाल सस्पेंड किया। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सही है। वो कारण है, उनका वही मकसद है कैसे भी करके पार्लियामेंट नहीं चलाना है। जगदीप धनखड़ ने खुद भी विपक्ष के आचरण की निंदा की है। कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। कुल मिलाकर ये लड़ाई अब और तेज होने वाली है, क्योंकि 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए करो या मरो की जंग है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों के नए नेटवर्क का पता चला है। जम्मू में ही 21 रोहिंग्या शरणार्थी पकड़े गए जो अवैध तौर से रह रहे थे। इनके फर्जी कागजात बनवाने वाले सरकारी अफसरों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और बेहद तेजी के साथ ये शिकंजा यहां पर कसा जा रहा है। दरअसल जम्मू की पुलिस इस वक्त रोहिंग्या के नए ठिकानों को खोजने में बेहद तेजी के साथ लगी है। जम्मू के 7 थानों को ऐसी रिपोर्ट यहां मिली जिसने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया है। अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को देश से निकालने की मुहिम फिर तेज कर दी गई है। इस बस्ती में अचानक पुलिस की रेड पड़ी। एक एक मकान को, एक एक घर को तलाशा जा रहा है। पुलिस की टीम ने इस बस्ती को चारों तरफ से घेर लिया है और अब यहां टारगेट पर है अवैध रोहिंग्या शरणार्थी जो म्यांमार के नागरिक हैं और अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। पुलिस चारों तरफ फैली हुई है। यहां के एक एक बाशिंदे से पूछताछ हो रही है। कागज देखे जा रहे हैं, पता लगाया जा रहा है कि कौन छुपकर और खामोशी से यहां अवैध रूप से रह रहा है।
कितने लोग हैं जिन्होंने अपना ठिकाना यहाँ बनाया हुआ है। कसा जा रहा है शिकंजा। इस वक्त हम जम्मू के सिद्रा इलाके में हैं और सिद्रा नहीं बल्कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में हमने देखा कि आज रोहिंग्या जहां जहां बसे हैं, जहां पर भी लोकल लोगों ने उनको पनाह दी है, उनके घरों पर रेड चल रही है। हालांकि ये जो रोहिंग्या पर रेड चल रही है ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चल रही है, लेकिन इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हैं। हम नगरोटा के सिद्रा इलाके में हैं और सिद्रा इलाके में हम जहाँ इस समय हैं, जिनके घर पे हम लोग मौजूद है, वहाँ देखिए कि यहाँ खैर अंदर आने की हमें इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर अंदर जो है हर चीज को खंगाला जा रहा है। जिन्होंने भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिनको यहाँ पर रोहिंग्यों को पनाह दी थी, उनके वोटर आईडी कार्ड, उनके सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं। हालांकि ये सुबह से ही चल रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ जम्मू के सिद्रा नहीं बल्कि हम जहाँ जहाँ भी गए हैं, बेली चराना, भगवती नगर, जम्मू के अलग अलग एरिया में ये जो रेड है वो चल रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से पुलिस ने 7 अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। ये किश्तवाड़ का डचिन इलाका है और यहां पर हुई पुलिस की कार्रवाई से अवैध शरणार्थियों में दहशत फैल गई। 7 लोगों के अलावा जो 4 गिरफ्तार किए गए वो इनके मददगार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इनके अवैध पहचान पत्र बनाने में मदद की या उनको यहां छुपकर टिके रहने में साथ दिया। कहा यह जा रहा था कि रोहिंग्यों को यहाँ से पूरी तरह से हटाया गया है, वो कठुआ जेल में भी थे, लेकिन यहाँ पर आज पता चल रहा है कि स्थानीय लोगों ने अभी भी रोहिंग्यों को पनाह दी है। किसी ने अपने घर में काम करने के लिए तो किसी ने दुकानों पर उन्हें रखा है, लेकिन किस बिहाफ पे रखा है, क्योंकि बहुत सारे रोहिंग्या ऐसे यहाँ बसे हुए हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड, जिनके राशन कार्ड, जिनके डोमिसाइल भी बने हैं। तलाशी के दौरान इनसे नकली कागजात मिले हैं। इसमें फर्जी आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, बैंक के कागज हैं और बहुत सा सामान मिला है, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। अलग अलग जगह के ऊपर जम्मू सिटी में कुछ यहाँ के लोगों ने अपने प्लॉट जो हैं, जो बाहर से लोग आए हैं उनको बसाने के लिए दिए हुए हैं। तो हम उसमें यही चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ये सब चीज़ें चेक की जा रही हैं। इस वक्त अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जम्मू के बहुत से थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। बहुत से इलाकों में पुलिस की टीमें भेजी गई, गिरफ्तारियां हुई। बहुत सी जगह अवैध रूप से रह रहे ये रोहिंग्या शरणार्थी रेड से पहले भाग खड़े हुए, लेकिन इस वक्त पूरे जम्मू में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है। 7 थानों की पुलिस अब इनको पकड़ने में तेजी ला रही है। थाना सतवारी, थाना त्रिकूट नगर, थाना बागे बहू, थाना चन्नी हिम्मत, थाना नवाबाद, थाना दोमाना, थाना नगरोटा, इन थानों में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर कई शिकायत दर्ज की गई और अब इन पर एक्शन हुआ है। हमारे इसमें 7 पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व हैं और उसमें लगभग 29 से 30 लोकेशंस हमारी होंगी जहां पर सर्च चल रहे हैं जम्मू में। जी सर, कुछ आपराधिक मामले भी सामने आए? वो बात की बातें हैं, जब एक बार इन्वेस्टिगेशन होती है फिर आपको बता। यहां जम्मू कश्मीर पुलिस बठिंडी इलाके की रोहिंग्या बस्ती पर छापेमारी कर रही है। जम्मू के नरवाल इलाके में अवैध रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है। पुलिस को ये खबर मिली थी कि जम्मू के नरवाल इलाके में बहुत लंबे अरसे से रोहिंग्या बसे हुए हैं, जिनके पास संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी किया गया रिफ्यूजी कार्ड भी नहीं था, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि आज किश्तवाड़ से 7 रोहिंग्या महिलाओं समेत 11 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद जम्मू के अलग अलग इलाकों में भी छापेमारी लगातार जारी है। म्यांमार के रोहिंग्या नागरिकों को भारत में खतरा बताया जा रहा है। बीजेपी और इससे जुड़े दल रोहिंग्या को भारत से हटाने की मांग लगातार करते रहे हैं, लेकिन इसे लेकर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी है जो ज्यादा डिटेल में इस समस्या के बारे में बताती है। गृह मंत्रालय UNHRC के हवाले से यह बता चुका है कि भारत में दिसंबर 2021 तक 18,000 रोहिंग्या नागरिकों के होने की जानकारी है, जबकि 40,000 से ज्यादा रोहिंग्याओं ने भारत में शरण लेने के लिए अर्जी दी थी। सरकार के मुताबिक ये लोग जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में रह रहे हैं।
रोहिंग्या म्यांमार के बांग्ला भाषी मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। अपने देश में उत्पीड़न के बाद बहुत से रोहिंग्या अवैध रूप से बांग्लादेश के रास्ते भारत आ गए, जिसके बाद इन्हें जम्मू और देश के कई अलग अलग इलाकों में शरण दी गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे मामले भी सामने आए जब म्यांमार की महिला को डोमिसाइल यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। डोमिसाइल बनवाने वाले आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि उनका रैकेट बड़ा है और ये रैकेट तस्करी कर लाई गई रोहिंग्या महिलाओं की जम्मू कश्मीर के लोगों से शादी करा देता है। इन महिलाओं को 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में खरीदा जाता है। ऐसे कई केस मिले हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 वर्षों से गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्यों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ दलों की मांग पर सरकार ने मार्च 2021 में अवैध रोहिंग्यों की पहचान के लिए भी अभियान चलाया था, जिस पर कार्रवाई आज तेजी पकड़ चुकी है। इसके तहत बायोमेट्रिक और बाकी जांच के बाद करीब 300 अवैध शरणार्थियों को जम्मू के हीरानगर जेल के अस्थायी होल्डिंग सेंटर में रखा गया। इसी सेंटर में कई बार पुलिस और कैदियों के बीच झड़प हुई। जेल में कैद अवैध रोहिंग्या शरणार्थी बार बार मांग करते रहे हैं कि उन्हें इस सेंटर से रिहा किया जाए और म्यांमार भेज दिया जाए, लेकिन प्रशासन को पूरा शक है कि वापस अपने देश म्यांमार रिपोर्ट करने की बात सिर्फ आंखों में धूल झोंकने जैसी है। सवाल है कि कितने रोहिंग्या वैध शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, कितने अवैध रूप से रह रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ी है तो इसका जिम्मेदार कौन है। हमें कई दिनों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि जम्मू ज़िले में और ख़ासकर जम्मू जोन में इन पर्टिकुलर काफ़ी सारे मुख्तलिफ ज़िलों में ये जो इलीगल सेटलमेंट्स आए हैं, इनमें काफ़ी सारे लोग उनको एड और अबेट कर रहे हैं। उनके रिहाइश को उनकी जगह दे रहे हैं, उनको जो आधार कार्ड, सिम कार्ड और बाकी मुख्तलिफ तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को इस देश की बेसिक सर्विसेज एक्वायर करने के लिए। उस संदर्भ में हमने जम्मू ज़िले में करीब 7 केस FIR रजिस्टर की हैं और 30 से ज़्यादा जगह पर हमने सर्च की हैं, जिनमें कि उनके एडर्स और अबेटर्स को हमने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में अभी लिया है। इसमें इन डॉक्यूमेंट से इनके पास काफ़ी सारे लोगों के पास रेंट एग्रीमेंट मिले हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास कुछ सिम कार्ड मिले हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास कुछ राशन कार्ड्स वगैरह मिले हैं। अलग अलग जगह बाहर से आए लोगों को यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा रहने के लिए जगह दी गई है। 7 पुलिस स्टेशन लगे हुए हैं। पूरे शहर में टीम जांच कर रहे हैं। म्यांमार के रोहिंग्या नागरिकों को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। अगर हजारों रोहिंग्या नागरिक संयुक्त राष्ट्र के दखल से शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं तो हजारों ऐसे भी हैं जो अवैध रूप से बस चुके हैं। जम्मू कश्मीर में यह मुद्दा हमेशा उठाया जाता रहा है।